हाँ। हेलो। हेलो, हाँ, अवधेश का फोन है। हाँ, नमस्कार साथियों। मैं आज समकालीन जनमत का आभारी हूँ और अपने दोस्त अवधेश का भी, जिनके आग्रह पे मैं अभी अपनी कहानी दिन ढले की धूप पढ़ रहा हूँ। दिन ढले की धूप। सबसे पहले मुझे ही मिला था प्रिया दी के विवाह का कार्ड। मैं कॉलेज तो बीच रास्ते में डाकिये ने पुकार कर कार्ड थमा दिया था। पिताजी की वजह से वह मुझे पहचानने लगा था। पिताजी वहीं, मतलब भागलपुर में ही स्टेट बैंक के कैशियर थे। कार्ड देख लेने के बाद थोड़ी देर तक तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस विवाह पर मुझे कितना प्रसन्न होना चाहिए। तब मैं शायद 5वीं कक्षा में पढ़ता था, जब पहली बार प्रिया दी के विवाह के बारे में सुना था। पता नहीं यह कैसा विवाह था कि हम लोग उसमें जा भी नहीं पाए थे। घर में इस बारे में ज़्यादा बातें भी नहीं होती थी, वरना तो परिवार में चाहे किसी का भी विवाह हो, महीने भर पहले से लेकर महीने भर बाद तक उसकी चर्चा चलती रहती थी। मेरी उम्र मुश्किल से 6 साल की रही होगी जब पहली बार मैं प्रिया दी से मिला था। एक बार और माँ को मना लेते चले गए थे। मौसा जब अपने इलाके के नामी पहलवान हुआ करते थे और बाद में पशुओं का व्यापार करने लगे थे। मुझे हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार मुझे उसी सिलसिले में वे हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार भागलपुर जरूर आ जाते थे। मौसा कुछ बाधा आ गई थी। मौसा के आते ही घर में मानो हंगामा सा मच जाता था। वे बहुत जोर जोर से बोलते थे और अपने इस नायाब हुनर को हमेशा खुलकर आजमाया करते थे। उनके बात करने का लहजा दबंग था और आवाज़ रोवीली थी। माँ से उन्होंने मेरी तरफ इशारा करते हुए मौसी मौसी के बारे में बताया था कि वह इसे देखना चाहती है। मौसी को दिखाने के लिए माँ ने मुझे मौसा के साथ उनके गांव रवाना कर दिया। उसे भरोसा था कि अगले हफ्ते वे जब आएंगे तो मुझे भी वापस लेते आएंगे। तभी पहली बार मैं प्रिया दी से मिला था, और मिला भी इतना था कि रात दिन उन्हीं के पल्लू से बंधा बंधा फिरता था। मौसी तो माँ को बात कहती रही थी कि प्रिया तो सोनू को अपना बच्चा जैसा मानती है। ऐसा हुआ था कि मौसा 3 हफ्ते नहीं आ सके थे। तब तक प्रिया दी और मौसी का दुल्हा बनकर गांव में ही मजे करता रहा था। वापसी में मौसा ने मुझे जमालपुर के बाजार से खूब सुंदर कपड़े और खिलौने दिलवाए थे। वापस आने पर रजनी दी ने बताया था कि पिता गुस्सा करते थे माँ पर कि उसे वहां क्यों भेज दिया। असल में पिताजी हमेशा अपनी थाली में ही मुझे खाना खिलाते थे, ना उन्हें बहुत अखरता होगा। प्रिया दी के विवाह की चर्चा कुछ दिनों से घर में दोबारा होने लगी थी, जो मेरी आने से पहले ही फुसफुसाहटों में कहीं खो जाती थी। फिर भी मैं इतना तो समझ ही लेता था कि उनके साथ कुछ बुरा हुआ है। पिताजी ने माँ को कई बार डपट दिया था कि बच्चों के बीच इस तरह की खुसर फुसर न किया करे, लेकिन माँ परवाह। घर में जब भी किसी मामू या मौसी का आगमन होता तो वैसी फुसफुसाहटें कान फाड़ने लग जाती। रजनी दी और बबीता दी उस दौरान माँ के पास ही घुसी बैठी रहती और बाद में दोनों देर तक कुछ उदास उदास सी दिखती। मैं उन दिनों फुसफुसाहटों की रहस्यमय दुनिया में दिन रात भटका करता था। मुझे कुछ नहीं बताता और किसी न किसी बहाने वहां से हटा देता। उन्हीं दिनों में एक दिन प्रिया दी घर आ पहुंची थी, अकेली। कपड़े की दुकान के नाम छपे प्लास्टिक के एक थैले में 2-3 कपड़े टांगे हुए। माँ और मेरी दोनों बहनें प्रिया दी को देखकर बिलख उठी थी। प्रिया दी भी माँ से लिपट कर जाने कितनी देर तक रोती रही थी। मैं तब 10-11 साल का हो गया था। 4-5 साल पहले की स्मृतियों को जोड़कर खुद को प्रिया दी के निकट नहीं ले जा पा रहा था। प्रिया दी पहले से बहुत बड़ी लग रही थी और खूब सुंदर भी।
मुझ पर नज़र पड़ते ही वे रोते में भी जरा सी मुस्कुरा पड़ी थी। मैं शर्मा गया था कि उन्हें रोते हुए मैं देख रहा था। उनसे नज़र मिलते ही मैं अचकचा कर निकल आया था। शाम में पिताजी लौटे थे। उन्हें प्रिया दी का यूं आ जाना शायद अच्छा नहीं लगा था। रात में खाना देने आई तो पिताजी ने बहुत बेरुखी से पूछा था, ये यहाँ क्यों आई है? माँ पिताजी का रुख देखकर एकदम सकपका गई थी। बहुत ना ही कहा था, दुखियारी है बेचारी। जवाब में पिताजी ने बिना कुछ कहे खाने की थाली अपने और मेरे दरमियान चौपड़ की भांति जमा ली थी। मुझे महसूस हो रहा था कि प्रिया दी के आने में कुछ तो ऐसा जरूर है जो पिताजी को खल रहा है। सुबह जब पिताजी ऑफिस के लिए निकल रहे थे तो माँ ने बहुत मनुहार करते हुए से पूछा था, मनोहर बाबू तो आजकल यहीं है ना? पिताजी ने बिना कोई जवाब दिए माँ ने बहुत संभाल कर कहा था, प्रिया कह रही थी कि अगर उनका दबाव पड़े तो वे लोग तुरंत मान जाएंगे। पिताजी शायद माँ को मना कर देते, लेकिन उनकी निगाह दरवाजे के किनारे खड़ी प्रिया दी पर पड़ गई थी। वे धीरे से देखते हैं कहकर निकल गए थे। पिताजी के जाने के बाद प्रिया दी उम्मीद की पींगे भरती हुई माँ से कहने लगी, देखिएगा मौसी, मनोहर बाबू हाथ जाके बाबूजी के पैरों में लौटेगा। बड़ा घमंड हुआ है उसको कॉलेजिया बनने का। जज और नेता से बनाकर कौन नहीं रखना चाहता? माँ को शायद पिताजी से उम्मीद से मैं माफी चाहूंगा, बार बार पता नहीं क्यों नेटवर्क चला जा रहा है। माँ को शायद पिताजी से मदद की बहुत उम्मीद नहीं थी। उसने अनमने से जवाब दिया था, देखो क्या होता है। मनोहर बाबू पिताजी के बचपन के मित्र के पिता थे और पटना हाई कोर्ट के जज से रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के बाद वे सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी में सक्रिय हो गए थे और पुश्तैनी घर होने के नाते भागलपुर आते जाते रहते थे। पुराने जमीन मनोहर बाबू पिताजी के बचपन के एक मित्र के पिता थे और पटना हाई कोर्ट के जज से रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के बाद वे सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी में सक्रिय हो गए थे और पुश्तैनी घर होने के नाते भागलपुर आते जाते रहते थे। पुराने जमींदार और ऊपर से जज रहने के कारण गांव से लेकर शहर तक उनका बहुत रुतबा और दबदबा था। शाम में पिताजी लौटे तो माँ पर नजर पड़ते ही धीरे से बता दिया, आज बैंक में बहुत भीड़ थी, निकलने का मौका ही नहीं मिला, कल कोशिश करेंगे। प्रिया दी पिताजी की सूचना से थोड़ी सी निराश लगी। हालांकि उन्हें पिताजी की मदद पर बहुत भरोसा था। रात में खाने में पिताजी माँ के ऊपर खूब वे मौसा पर आरोप लगा रहे थे कि अपनी बेटी को खूब सिखा पढ़ा कर भेजा है, नहीं तो इसे क्या पता था कि मनोहर बाबू कौन है और कहाँ है। माँ ने बहुत दबी आवाज में पिताजी को याद दिलाया कि कभी आपने ही उनके आगे अपनी बड़ाई छांटते हुए बताया था कि मेरे बचपन के दोस्त के पिताजी जज और बड़े नेता हैं, कोई काम पड़े तो बताइएगा। अब उन्होंने मजबूरी पड़ने पर इसे सिखा पढ़ा कर भेजा भी तो क्या बुरा किया। पिताजी बहुत चालाकी से अपनी बात को टाल गए थे और अन्य दूसरे मुद्दे कुरेद कर मौसा को बुरा भला कर लगे थे। वे मौसा को कभी पसंद नहीं करते थे और यथासंभव उनसे दूरी बनाकर रखते थे। मुझे लगता है कि मौसा हुए भी अनजान बने रहते थे। पिताजी की बातें बहुत खराब लग रही थी। मौसा से मुझे ज्यादा सरोकार था, लेकिन प्रिया का मैं हर हाल में निदान चाहता था। जब पिताजी का कोसने और खाने दोनों से जी भर गया और उन्होंने जब खाने से हाथ खींच लिया तो माँ ने विनती के तौर पर हाथ थाली उठाते उठाते लगभग कल वाली बात ही दोहरा दी थी, दुखियारी, इसमें इस बच्ची का क्या कसूर है? अगर इसके लिए कुछ कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए। थोड़ा मोह तो पिताजी को भी प्रिया दी से था, शायद इसलिए भी कि मेरी भी दो बहनें थीं। अगले दिन वे शाम में बहुत देर से आने पर बताया कि मनोहर बाबू से मिलकर आ रहे हैं। प्रिया दी और माँ के अंदर उम्मीदें कुलबुला उठी थीं, लेकिन पिताजी के चेहरे पर सख्त नाउम्मीदी झलक रही थी।
उन्होंने कुछ और पूछने का अवसर चाय की मांग दोहरा दी। प्रिया दी वहां से हटकर चाय बनाने चली गई। प्रिया दी के जाने के बाद पिताजी ने माँ से धीरे से कहा, यह ऐसा मामला है कि लगता है मनोहर बाबू से भी काम नहीं बनेगा। माँ को इस बात से बहुत आश्चर्य हुआ। उसे लगता था कि मनोहर बाबू से कुछ भी कराया जा सकता है। वह धीरे से पूछी, मना कर दिए क्या कुछ कहने से? मना तो नहीं किया, मगर कह रहे थे कि लड़के का बाप भी कुछ दिन पहले उनके पास आया था और वह पुलिस केस करने की धमकी दे रहा था। किसी तरह समझा बुझाकर उसके बाप को पुलिस में जाने से रोक दिया है। उनका कहना है कि जिस घर में बेटी को बसाना है वहां बाहरी लोगों से दबाव डलवाना ठीक नहीं होगा। पता नहीं बाद में वे लोग इसके साथ क्या करें। माँ इस बात पर एकदम चुप लगा गई थी। शायद इस बिंदु पर उसने पहले विचार ही नहीं किया। बात धीरे से, वे थोड़ा डरा धमका दें तो काम नहीं चल सकता है। वह क्या बच्चा है, कोई डरा धमका देगा? तुम्हारे बहनोई से बड़ी हैसियत है उसके बाप की। माँ की बात पर पिताजी कुछ खींच से गए थे, इसीलिए उनकी आवाज भी तेज हो गई थी। मैं तब उसी कमरे में बैठा पढ़ने का नाटक कर रहा था ताकि इस बातचीत को सुन सकूं। ये बातें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ पूछने की भी स्थिति नहीं थी। तभी प्रियादी चाय लिए आई। उनकी दोनों आंखें डबडबाई हुई थी। शायद पिताजी की बातें उनके कानों में भी पड़ गई थी। प्रियादी पर पिताजी की भी नजर पड़ गई और वे अपनी बेरुखी पर सकुचा गए थे। उसके बाद प्रियादी 1-2 दिन और रुककर अपने गांव लौट गई थी। जाते जाते वे माँ से लिपटकर ढेरों आंसू बहा गई थी और उनके जाने के बाद माँ उन्हें याद कर बरबस ही रो पड़ती थी। प्रियादी के चेहरे की उदासी गाहे बगाहे हमारे घर में भी पसर जाया करती थी। उन्हीं दिनों में एक दिन मौसा आए थे। पता नहीं कहाँ से बहुत थके मांदे आए थे और आते ही माँ से कुछ खाने के लिए मांगा था। पिताजी उन्हें देखकर खिन्न से हो गए और सुबह का पढ़ा अखबार उठाकर फिर से पढ़ने लगे थे। माँ ने बस खाना बनाकर खत्म ही किया था, सो मौसा के लिए गर्मा गर्म रोटी सब्जी निकाल लाई। रजनी दी और बबीता दी भी वहीं आ गई थी। मौसा शायद बहुत भूखे थे, इसलिए खाना देखते ही सब कुछ भूलकर खाने पर टूट पड़े थे। यूं भी उन्हें माँ के हाथ का बना बहुत पसंद था। मौसा का यह आनंद से शायद देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने खाते हुए में ही बेटी का जीवन बर्बाद करके कौर कैसे निकला जाता है, एकदम नरक करके रख दिए हैं अपनी इकलौती बेटी जीवन। पिताजी की बात सुनकर माँ का चेहरा अचानक ही बुझ गया था, लेकिन मौसा ने खाना जारी रखते हुए सहजता से जवाब दिया, सब ठीक हो जाएगा, पैसा हराने के लिए नाटक कर रहा है उसका बाप। पिताजी को मौसा की सहजता खल गई। उन्होंने पहले से भी अधिक बेरुखी से कहा, वह कर रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? बेटी बाहर हो गई थी, जो राइफल लगा के लड़का उठा लाए। यही काम है शरीफ आदमी का, ऐसे होता है भैया। मैं पिताजी की बात सुनकर स्तब्ध रह गया था। तो मौसा ने लड़के को डरा धमका कर प्रियादी से उसकी शादी करवा दी है क्या? इसीलिए हम लोग उनकी शादी में नहीं जा पाए थे और अब वह लड़का शायद प्रियादी को अपने घर नहीं ले जा रहा है। क्या इसीलिए प्रियादी मनोहर बाबू की मदद चाहती थी? कुछ महीनों से घर में चल रही फुसफुसाहटों की चाबी आज अनायास ही मेरे हाथ लग गई थी। मौसा ने थाली में बची आखिरी रोटी को सब्जी में लपेटते हुए एक बड़ा सा कौर बनाकर मुंह में ठूंस लिया था और गुरगुराते हुए से गरजे थे, बाहर नहीं हुई थी बेटी, लेकिन हमारी भी लाचारी थी। लड़के के बाप के मुंह पर आपके जितना रुपया नहीं है ना हमारे पास, तो जितना था उतने में निभा देते। बड़े घर में ब्याहना जरूरी था, बेटी का जीवन तो बच जाता। मौसा ने धीरे से जवाब दिया था, सब माँ बाप अपने से बड़े घर में बेटी को ब्याहना चाहते हैं, इसमें हम कौन सा बड़ा कसूर कर दिए? तो बड़े घर में ब्याह कर ही क्या मिल गया, जब ससुराल वाले बेटी को विदा कराने को ही राजी नहीं है? पिताजी ने पूर्ववत तैश में जवाब दिया। इस गर्मा के बीच माँ ने मौसा को और रोटी देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने एकदम से मना कर दिया और हाथ धोने को उठ गए।
पिताजी की बात सुनकर हाथ धोते धोते नाली के पास से ही मौसा गरज कर बोले, रखेगा कैसे नहीं, भूमियार की बेटी है, क्या कोई मजाक है कि छोड़ देगा, बर्बाद कर देंगे साले को। यार है तो वह क्या है, रंगदारी भूल कर समधी को मनाइए, बेटी के जीवन का। पिताजी ने मौसा को समझाना चाहा, लेकिन मौसा जैसे समझने को तैयार ही नहीं थे। नहीं मानेगा तो उसके उठा लेंगे। बाप को उठा लेने से अगर बेटी का घर बसता हो तो जरूर उठा लीजिए। पता नहीं आपसे बेटी का मुंह कैसे देखा जाता है। हमारा तो 5 दिन में ही कलेजा फट गया। मौसा कुछ नहीं बोले और गमछे से हाथ पोंछते पोंछते यह कहकर निकल गए कि गाड़ी का टाइम हो गया है। अगली बार मौसा लगभग 2 महीने बाद आए थे। सबसे पहले बाहर चबूतरे पर बैठे पिताजी से ही उनकी मुलाकात हो गई थी। पिछली मुलाकात की कड़वाहटों का नामो निशान तक न था उनके चेहरे पर। वे हमेशा की ही तरह प्रफुल्लित दिख रहे थे और सबसे बड़े तपाक से मिल रहे थे। अगले दिन उन्हें भागलपुर में ही कुछ काम था, इसलिए रात भर वे घर पर ही रुक गए थे। पिताजी ने उस दिन अपने ऊपर बहुत हद तक संयम रखा था, लेकिन खाते समय शायद उनका गया था। उन्होंने कौर चबाते चबाते धीरे से पूछा, लड़के वालों से मिलने गए थे? मौसा सिर हिलाकर हाँ में जवाब देकर खाने में मशगूल हो गए थे। कभी सब्जी मांगते, कभी चावल, तो कभी दाल। हम लोग जानना चाह रहे थे कि उधर से क्या जवाब मिला, लेकिन मौसा अपनी तरह से कुछ बता ही नहीं रहे थे। अंत में दोबारा पिताजी ने ही पूछा, तो अब क्या कह रहे हैं वे लोग? बहुत लालची है, 5 लाख मांगता है। इतनी बड़ी रकम सुनकर हम सभी का दिमाग ठनक गया था। कुछ देर रुककर पिताजी ने उदारता बरतते हुए कहा, थोड़ी मदद हम भी करते हैं, बाकी रिश्तेदारों से भी कहिए। अब गलत इतना ही होगा, वह आपकी लाचारी जानकर ही इतना मांग रहा है। इतना रुपया तो हम कैसे भी करके नहीं दे पाएंगे। मौसा उल्टे पिताजी पर ही भमक गए थे। इतना ही रुपया होता तो बेटी का पकड़ा हुआ भी आ करते। हमको शौक नहीं था ड्योढ़ी पर बारात देखने का। नकद रुपया भले नहीं है, लेकिन खेत तो है ही, खेत बेच कर दे दीजिए। पिताजी ने मौसा से आग्रह किया। बेटे के रहते खेत कैसे बेच दें, एक ही तो बेटा है। खेत के नाम पर मौसा भड़क गए थे। पिताजी ने भी उसी तैश से जवाब दिया था, तो बेटी भी तो एक ही है, बेटी की चिंता नहीं है? चिंता, बेटी की भी बहुत चिंता है, लेकिन उसके लिए खेत नहीं बेच सकते। बेच नहीं सकते तो गिरवी रख दीजिए। किसी भी तरह से प्रिया दी के लिए समाधान तलाश रहे थे, लेकिन मौसा कुछ मानने को तैयार ही नहीं थे। पिताजी के इस सुझाव से तो वे आप जैसा रिश्तेदार हो तो घर खेत सब बिक जाए। रहने दीजिए, हमारी बेटी की चिंता, हम जिंदा हैं। पिताजी को मौसा का जवाब अपमानजनक लगा था। वे खाना छोड़कर उठ गए थे। मौसा शायद पहले ही खा चुके थे, इसलिए पिताजी के उठते ही वे लगे थे। घर का माहौल कुम्हला सा गया था। किसी था कि अब प्रियादी का क्या होगा। इसके बाद कई महीनों तक मौसा नहीं आए। लगभग 4-5 महीने के बाद एक दिन प्रियादी ही आ पहुंची थी, पहले की ही तरह बिल्कुल अकेली। कोई नहीं समझ पा रहा था कि इस बार वे खुद बहुत झेपी हुई सबसे मिल रही थी। उसके 2 दिन बाद मैं जब सुबह में नाली के पास बैठा मंजन कर रहा था, कहते सुना कि मौसी, सोनू को आज जरा हमारे साथ कॉलेज जाने को कह दीजिए ना। माँ से प्रियादी ने शायद पहले ही बात कर ली थी, क्योंकि माँ ने उनसे यह पूछा नहीं था कि वहां क्या काम है। उसने मेरे पास आकर लगभग रिरियाते हुए से आग्रह किया था, जरा प्रिया के साथ कॉलेज तक चले जाओगे बेटा, चले जाओ ना। और स्कूल? मैंने बस जिज्ञासा प्रकट की थी, जबकि भीतर से मुझमें एक बारगी ही स्कूल न जाने की ऐसी खुशी समा गई कि मैं उछल पड़ना चाहता था।
इसके अलावा मैं प्रियादी के लिए कुछ करना भी चाहता था, बल्कि कुछ भी कर जाना चाहता था, ताकि पिताजी सुन न लें। माँ ने धीरे से कहा था, आज भर छोड़ दो। मैंने भांप लिया था कि इस अभियान को पिताजी से गुप्त रखना है। अपनी तरफ से इसीलिए अतिरिक्त सतर्कता दिखाते हुए मैंने माँ की ओर देखकर बस आंखों से इशारा कर दिया था। फिर प्रियादी की ओर देखकर मुस्कुराया था। प्रियादी भी आश्वस्त होकर मुस्कुराती हुई भीतर चली गई थी। भागलपुर का वह कॉलेज बिहार भर में प्रसिद्ध था। विद्यार्थी वहां एडमिशन लेने के लिए तरसते थे। जिनसे प्रियादी का विवाह हुआ था वे उसी कॉलेज में पढ़ते थे। प्रियादी ने रास्ते में बताया कि वे कॉलेज में उनसे मिलने की कोशिश करेंगी। उनके आगे शायद इस प्रयास के अलावा अब और कोई रास्ता नहीं बचा था। कॉलेज गेट के पास एक दरख्त की ओट लेकर हम खड़े हो गए थे और हर आते जाते लड़के तलाश रहे थे। 1-2 घंटे बाद धीरे धीरे प्रियादी निराश होने लगी थी। उस दिन शायद वह नहीं आए थे। कई घंटे वहां खड़े रहने के बाद जब मैं हाथ मुंह धोकर खाने की इच्छा लिए रसोई में घुस रहा था, भीतर से माँ और प्रियादी के बतियाने की आवाज सुनाई पड़ी। दरवाजे पर ही ठिठक गया। माँ प्रियादी से पूछ रही थी कि उन्हें ठीक से पहचानती तो हो ना। प्रियादी ने धीरे से हाँ में जवाब दिया था। कितने दिन रुके थे शादी के बाद? प्रियादी ने अपने उत्तर को अधिकतम संक्षिप्त बनाकर प्रस्तुत किया था। रात में भी साथ ही रहते थे? माँ ने पूछा था। प्रियादी ने स्वीकृति में सिर हिला दिया था। उसके बाद माँ एकदम से चुप हो गई थी। मैं भी वहां से हट गया था। उन दिनों मुझे इन बातों का ज्यादा मतलब समझ में नहीं आता था। बस यही लगता था कि कुछ ऐसा हो गया है जो बहुत तकलीफ देह है। अगले दिन हम उसी तरह पिताजी से छुपाकर कॉलेज गए थे और उस दिन कभी इधर तो कभी उधर खड़े रहकर लौट आए थे। कभी कभी किसी लड़के को आते देखकर प्रियादी की आंखें चमक उठती, लेकिन उसके करीब आते आते उसी तेजी से वह चमक बुझ भी जाती। दूसरे दिन भी असफलता मिलने पर मां निराश हो गई थी और प्रियादी पर थोड़ी खींच भी रही थी। यही कारण था कि आज फिर मां ने प्रियादी से वही सवाल कर दिया था कि तुम पहचानती तो हो ना उनको? प्रियादी ने इस बात सहजता से जवाब दिया था, हाँ मौसी। लेकिन हजारों लड़कों में तुम उन्हें ढूंढोगी कैसे? प्रियादी मां के इस सवाल पर चुप लगा गई थी। उन्होंने यह नहीं कहा था कि वह हजारों में एक है। मां ने ही फिर कुनमुनाते हुए से कहा था कि 2 दिनों से सोनू के स्कूल का भी हर्जा हो रहा है। प्रियादी इस बात पर भी कुछ जवाब नहीं दे सकी थी। अगली सुबह मैंने सुना प्रियादी बहुत दीन स्वरों में मां, बस आज भर सोनू जान लीजिए। आज नहीं मिले तो हम कभी नहीं कहेंगे, चाहे जो हो जाए। 2 दिन से उसका स्कूल नागा हो रहा है। इनको पता चलेगा तो बहुत गुस्साएंगी। मां को पिताजी का भी डर था। बस आज ही भर मौसी, फिर नहीं कहेंगे कभी। प्रियादी की मिन्नतों से मां पिघल गई थी। मैं नहाने जा रहा था, तभी मां ने रोक कर पूछा था, एक दिन और प्रिया के साथ चले जाओगे बेटा? बस आज भर? मैं भला क्या कहता। हालांकि 2 दिनों से वहां पेड़ के नीचे खड़े खड़े बहुत उकता चुका था, लेकिन प्रियादी की सहायता से हाथ भी उस दिन संयोग अच्छा था। अभी पहुंचे घंटा भर भी न हुआ कि एक लड़के को स्कूटर पर आते देखकर प्रियादी खिल उठी थी और आंखों से ही इशारा करते हुए मुझे बता दिया था कि यह वही है। उन्होंने हम दोनों को नहीं देखा था और सीधा साइकिल स्टैंड की ओर चले गए थे। अब हम दोनों किंकर तब विमुख खड़े थे। अब तक प्रियादी ने शायद सोचा ही नहीं था कि वे मिल गए, क्या करना है। मैं यूं ही अपने को मुस्तैद दिखाने के लिए उसी तरफ उचक उचक कर देखने लगा जिधर स्कूटर गया था। प्रियादी ने मुझे आगे की ओर जरा जाओ ना, मिलाओ। वह शर्म के मारे लाल हुई जा रही थी। मैं अचकचा गया था। मैं तो पहचानता भी नहीं, मैं कैसे मिलूंगा? हम तो बता रहे हैं वही हैं, सच में।
प्रियादी बस इतने भर से संतुष्ट थी कि वे वही हैं। वे मेरी मुश्किल नहीं कि मैं उनसे मिलूंगा कैसे। मैं आज तक किसी अपरिचित व्यक्ति से अपनी तरफ से नहीं मिला था। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि किसी से मिला कैसे जाता है। प्रियादी ने फिर से धकेला, जल्दी जाना, फिर निकल जाएंगे वहां से। लेकिन जाकर मैं उनसे कहूंगा क्या? वे मुझे पहचानते थोड़े ही हैं। मैंने खींचते हुए कहा था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि अब जब वे मिल गए हैं तो प्रियादी खुद न जाकर मुझे भेज रही हैं। यह मुझे पहले से पता होता तो मैं कभी ना आता। प्रियादी ने कहा, जाकर पहले प्रणाम करना और कहना कि जमालपुर से 30 कोस उत्तर जिस गांव में आपका ब्याह हुआ है वहां मेरी मौसी रहती है। उनको घर आने को भी कहना, जल्दी जा। अभी जरा आगे बढ़ा ही था कि प्रियादी ने मुझे पुकार कर बुलाया और लजाते हुए कहा, सुनो सोनू, उन्हें जीजा जी कहना, अच्छा। प्रियादी ने मुझे धकेल धकेल। हम दोनों जहां खड़े थे वहां से साइकिल स्टैंड की दूरी मुश्किल से 150-200 मीटर की थी, लेकिन मुझे पांव उठाने का मन हो रहा था। मैं भीतर से चाह रहा था कि जब वहां पहुंचूं तो कोई ना मिले। साइकिल स्टैंड से ठीक पहले एक मोड़ था, जहां से मुड़ने से पहले मैंने पीछे पलट कर देखा। प्रियादी मुझे ही देख। अब कोई चालाकी नहीं चल सकती थी। मैं मोड़ मुड़ गया। मुड़ते हुए दिख गए थे, उसी स्कूटर के पास खड़े थे। उनके साथ 3-4 और भी लड़के थे। उन्होंने एक बच्चे को कॉलेज में एक लापरवाह सी नजर मेरी ओर डाली और फिर बातों में मशगूल हो गए थे। मैं उन सबके कुछ पास जाकर ठिठक गया था। उनकी नजर एक बार फिर मुझ पर पड़ गई थी। वे अच्छे लग रहे थे। क्रीम कलर की शर्ट और कोका कोला पैंट पहने थे, अंदर दबी थी और पैंट में बेल्ट भी लगाए हुए थे। पैरों में नई सैंडल थी। खूब गोरे, लंबे और स्वस्थ। मैं उन्हें देखते ही सोच लिया था कि बड़े होकर मैं भी ऐसे ही कपड़े पहनूंगा। वहां खड़ा रहना बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन आगे जाने में भी जान जा रही थी। बहुत हिम्मत करके आगे बढ़ा ही था कि उनकी गहरी नजर पड़ते ही घिघी बन गई थी। उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी। मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। मैंने आगे झुककर उनके पैर छू लिए। वे खड़बड़ा गए थे। कहां से आए हो बाबू? मुझे पहचानते हो? मैंने लजाते हुए कहा, आप जीजा जी हैं हमारे। मेरे यह कहते ही आसपास खड़े लड़कों ने ठहाका लगा दिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इसमें हंसने की क्या। उनके मित्र उन्हें विजय कह रहे थे, जिससे मैंने भी उनका नाम जान लिया। ही उनका चेहरा उतर गया था। वे बेमन से पूछे, कौन गांव के हो? जैसे प्रियादी ने सिखाया था मैंने वही दोहरा दिया। जमालपुर से 30 कोस उत्तर जिस गांव में आपका ब्याह हुआ है ना, उसी गांव में मेरी मौसी रहती है। फालतू बात सिखाकर तुम्हें किसने भेजा है? अभी मेरा ब्याह नहीं हुआ है, जाओ घर। मेरा मन टूट गया था। प्रियादी ने ठीक से पहचाना भी नहीं और भेज दिया मुझे। मेरा चेहरा ऐसा हो रहा था कि जैसे भी रो दूंगा। मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि अब यहीं खड़ा रहूं या लौट जाऊं। उन्होंने मेरी हालत पर तरस खाते हुए पूछ लिया, किसके साथ आए हो? प्रियादी के साथ। वे इतना कहते ही जीजाजी के दोस्तों ने फिर से अपनी बकवास शुरू कर दी। ओहो, भाभी जी अपने रूठे बलम को मनाने हैं। मैं लाज से गड़ा जा रहा था। जीजाजी ने अपने दोस्तों को बरजा, बच्चे से बेकार की बातें मत करो। साले पर तो बड़ा प्यार आ रहा है, एक दोस्त ने कटाक्ष करते हुए कहा। क्यों ना आएगा भला? सारी खुदाई एक तरफ। अभी दूसरे दोस्त ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि बाकी के एक साथ चीख उठे, जोरू का भाई एक तरफ। मुझे उनकी बातें ठीक से समझ में ही नहीं आ रही थी। उनके एक दोस्त ने मुझे अपनी तरफ बुला लिया और मेरे गाल मसलते हुए बोला, गाल तो बड़े, तुम्हारी दीदी के भी ऐसे ही हैं क्या? तभी दूसरे ने जरा प्यार जताते हुए मुझसे पूछा, किस क्लास में पढ़ते हो बाबू? मैंने समझदार बनते हुए तुरंत बताया, कितने भाई बहन हो?
उनकी बातों में मुझे कुछ भी गलत नहीं लगा था, इसलिए मैं बताता चला गया। दो भाई में मैं अकेला हूँ। उन्हें जवाब देकर अभी मैं सांस भी नहीं ले पाया था कि तीसरे दोस्त ने हंसते हुए एक कहा जड़ दिया। अपने मौसा से कहना कि हम दोनों को भी उठवा लें, हमें तो कोई उठाता ही नहीं। पहले दोस्त ने भी सहमति जब, हाँ मुझे भी उठवा लो, भाई सुंदर है तो बहन भी मस्त होगी। मुझे वहां पर और ठहरना बिल्कुल, मैंने जीजा जी के पास जाकर धीरे से कहा, घर चलिए ना। नहीं, अभी तुम जाओ, और यहाँ मुझसे मिलने फिर कभी मत आना। मुझे उनकी बेरुखी अच्छी नहीं लगी। मैं वापस लौटने लगा तो उन्होंने गुस्से में भरकर जोर से कहा, मेरा कहीं नहीं ब्याह हुआ, कहीं ब्याह नहीं हुआ, किसी से नहीं, समझे? अपने मौसा को भी यह बात बता देना, और दीदी को भी। उनकी बात सुनकर मैं अपमान के मारे रो पड़ा था। उनके दोस्त मेरे जाने की दिशा में पीछे पीछे आने लगे, लेकिन जीजा जी न जाने किधर निकल गए थे। प्रिया दी ने मुझे सिसकते हुए आते देखा तो बहुत बेचैन और मुझे अपने से सटा लिया। मेरी नजर जब उनके दोस्तों पर पड़ी तो मैं प्रिया दी को वहां से चलने के लिए कहा, मगर वे अपना ही राग अलापने में लगी थी। उनसे नहीं कहे थे सोनू, क्या बात हुई उनसे? उनको घर चलने के लिए नहीं कहे थे सोनू, क्या बात हुई उनसे? मुझे जीजा जी के दोस्तों द्वारा कही गई गंदी संदी बातें याद आ रही थी, और वही सब लोग थोड़ी दूर पर खड़े हम दोनों को देख। मैंने बहुत गुस्से में भरकर प्रिया, आप पहले चलिए यहाँ से, आपको कुछ समझ में क्यों नहीं आता? प्रिया दी से कभी मैंने इस तरह की बात नहीं की थी। वे मेरे चीखने से सहम गई थी। मैं उनके चलने की प्रतीक्षा किए बिना ही गेट, प्रिया दी भी पीछे पीछे आने लगी थी, एकदम बेमन से घिसटती हुई सी। पास आकर मेरा सिर सहलाते, कुछ देर और रुको ना सोनू, वापस जाते समय भी उनसे मिल लेना, हो सकता है घर चलने को मान जाए। प्रिया दी को क्या पता था कि थोड़ी देर पहले मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे उनकी बातों से और ज्यादा गुस्सा आ गया था, और मैंने अपनी चाल तेज करते हुए कहा था, आपको कुछ पता भी है? आपके बारे में गंदी संदी बातें कर रहे थे उनके दोस्त, मुझे भी बहन की गाली दे रहे थे। प्रिया दी के होठों पर मुस्कान छलक आई थी। तुम बुद्धू हो, वे सब मजाक कर रहे होंगे, तुम साल। प्रिया दी के होठों पर मुस्कान छलक, तुम बुद्धू हो, वे सब मजाक कर रहे होंगे, तुम हो ना, तो क्या हुआ? अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। मैंने अपनी गति बनाए रखी थी। इन्होंने भी कुछ कहा था क्या? मेरे चुप रह जाने पर प्रिया दी ने फिर से अपनी बात दोहराई। जीजा जी ने भी कुछ कहा था। मैं फट पड़ा था। हाँ, वे भी बहुत खराब बोल रहे थे। वहां हुए अपमान को याद करके मेरी आंखें फिर से छलछला गई थी। प्रिया दी मुझे रोक कर मेरे गाल सहलाने लगी थी और मेरी आंखों को पोंछती जा रही थी। उसके बाद वे थोड़ी देर तक चुपचाप चलती रहीं। एक मिठाई की दुकान, उन्होंने मुझे जलेबी खिलाई और पाव भर पेड़ा खरीदा। कहा कि कल काली माई पर। वे सब कुछ के बावजूद खुश दिख रही थी और मुझे उनकी खुशी पर आश्चर्य हो रहा था। प्रिया दी की मुस्कान से ही माँ ने भाव दिया था कि आज मुलाकात हो गई है। घर पहुंचते ही उन्होंने हड़बड़ा कर माँ के पास और शर्म से लाल हुई बाथरूम में घुस गई। माँ ने तब मुझसे पूछा कि मेहमान जी मिले थे। मैं अनमना सा हाँ कहकर वहां से हट गया। मेरा मिजाज अभी तक बिगड़ा हुआ था। प्रिया दी जब बाथरूम से निकली तो माँ से लेकर रजनी दी और बबीता दी तक एक ही सवाल बार बार किए जा रही थी कि जीजा जी मिले थे या नहीं। प्रिया दी हर बार संक्षिप्त सा हाँ कहकर झेप जा रही थी। माँ ने जोर देकर पूछा कि कुछ बात हुई उनसे। प्रिया दी ने इनकार में सिर हिला दिया। क्यों, बात क्यों नहीं हुई? रजनी दी चौंक गई। सोनू गया था मिलने, हम तो दूर ही खड़े रहे। वहां बहुत लड़के थे मौसी। क्यों, बात क्यों नहीं हुई? रजनी दी चौंक गई। सोनू गया था मिलने, हम तो दूर ही खड़े रहे। वहां बहुत लड़के थे मौसी, कैसे जाते सबके आगे?
प्रिया दी के जवाब। अब सारा मजमा मुझे तलाश, तो दूसरे कमरे में बैठा सारी बातें सुन ही रहा था। जब अंदाजा हुआ कि अब सब मेरे पास आने वाले हैं, तो मैं तुरंत चादर खींच कर लेट गया और थक कर सोने का नाटक करने लगा। लेकिन बबीता दी ने जब मेरे मुंह पर पड़ी चादर खींची तो मेरी हंसी छूट पड़ी। खैर, अब सवालों की बौछार से अकेले मुझे ही गुजरना था। प्रिया दी भी दरवाजे से टेक लगाए हर एक शब्द को सोखती जा रही थी। माँ ने ही पहले पूछा कि क्या बात हुई थी मेहमान जी से। मैंने बहुत संक्षेप में बता दिया कि कुछ खास बात नहीं हुई। उन्होंने आते आते बहुत गुस्से में कहा था कि अपने मौसा और दीदी को बता देना कि मेरा कहीं भी किसी से भी ब्याह नहीं हुआ। यह भी कहा कि अब यहाँ कभी मुझसे मिलने मत आना। मेरी बात से सबका चेहरा उदास हो गया था, लेकिन प्रिया दी शायद इसी में संतुष्ट थी कि इतने बड़े शहर के इतने बड़े कॉलेज में अकेले दम उन्हें ढूंढ निकाला था। उन्होंने धीरे से कहा, ऐसे कहेगा मौसी कि उनसे मिलने मना तो किया जाता है ना। प्रिया दी की बात से माँ भी सहमत दिखी। फिर रजनी दी ने मुझसे पूछा था, जीजा जी कैसे हैं देखने में? है तो सुंदर। मैं थी और मुस्कुरा कर मुझे देखने लगी थी। मैंने उन्हें खुश करने की गरज से नहीं, बल्कि सचमुच में अपना मन खोलकर रख दिया था। खूब सुंदर है, लंबे और एकदम गोरे, कपड़े भी बहुत सुंदर पहने थे और स्कूटर जितेंद्र जैसा लगा। उस समय मुझे और कोई फिल्म अभिनेता याद ही नहीं आया था। मेरी इस बात से सबको थोड़ी राहत मिली थी और पिछली बातों की कड़वाहट बहुत हद तक समाप्त हो गई थी। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था कि मुख्य बात दरकिनार की जा रही। मैंने अपनी तरफ से बिना पूछे ही जड़ दिया था, लेकिन उनके दोस्त लोग गंदी गंदी बातें कर रहे थे, प्रिया दी और आप दोनों के बारे में भी। कह रहे थे कि अपने मौसा से कहना हम लोगों को भी उठवा लें। माँ मेरी बात पर हंसते हुए बोली, साला से मजाक किया ही जाता है, तुम्हारा मुंह मुंह क्यों नहीं, तुम भी कुछ मजाक कर देते। प्रिया दी ने हंसते हुए माँ से कहा था, यह तो होते हुए आया था मौसी, समझ ही नहीं पाया था कि मजाक है। मुझे प्रिया दी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इन्हीं के अपमानित हुआ और उल्टे यही मुझ पर हंस रही हैं। उस समय मन ही मन ठान लिया था कि अब कभी इनके साथ कॉलेज नहीं जाऊंगा। माँ ने धीरे से कहा, ये तो घर गुस्सा है एकदम, इसका मुंह केवल घर में खुलता है। अब सब मुझ पर पिल पड़े थे। उन सबको पलटकर गाली न दे पाने की मेरी कमजोरी मेरी कायरता के रूप में प्रचारित की जा रही थी। मैं भूख का बहाना करके जब माँ के साथ रसोई में आ गया, तब जाकर वह मजमा खत्म हुआ था। उसके बाद कई दिनों तक ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि उसे याद रखी जाए। हाँ, एक दिन बाहर चबूतरे पर जब मैं अकेला बैठा था, तो प्रिया दी ने आकर जरूर पूछा था कि उन्होंने हमारे बारे में कुछ भी नहीं पूछा था सोनू। मेरे इनकार करने पर वे कई दिनों तक उदास रही थी। अगले हफ्ते फिर से वे मुझे समझा बुझा कर कॉलेज गई थी। उस हफ्ते भी 3 दिन हम लोग घंटों गेट पर खड़े खड़े, लेकिन जीजा जी उस बीच शायद कॉलेज ही नहीं आ रहे थे। उसके बाद एक दिन मौसा आए तो प्रिया दी को साथ लेते चले गए थे। मौसा के आने पर प्रिया बार बार मुझसे कसम लेती रही थी कि सोनू, कॉलेज जाने वाली बात दादा से कभी नहीं बताओगे ना। मैं हर बार उन्हें भरोसा दिलाता कि नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्हें संतोष ही नहीं होता। जाते जाते भी कहती गई थी कि अगर दादा को पता चला ना सोनू, तो वो हमको जितना नहीं छोड़ेंगे। यदि तुम हमको जितना देखना हो, तो वह बात कभी मत बताना दादा को। वे अपने पिताजी को दादा कहती थी। प्रिया दी के कॉलेज जाने की बात जैसे मुझे मौसा से छुपानी थी, उसी तरह घर में पिताजी से भी। प्रिया दी के जाने के बाद चर्चा चलती रहती थी। स्कूल से लौटने पर खाना परोसती हुई माँ कई बार पूछ देती कि आते हुए रास्ते में कभी दिखते नहीं है। मेरे इनकार करने पर कई बार वह खींच भी जाती और कहती कि तुम तो रास्ते में आग घुस आए चलते हो, तुम्हें कोई क्या दिखेगा। मैं चुप रह जाता। उन दिनों अकेले में मैं अक्सर सोचा करता कि जीजा जी अचानक कहीं मिल जाएं और मैं उन्हें किसी भी तरह मना लूं, तो प्रिया दीदी और माँ की नजरों में हीरो हो जाऊं। लेकिन मेरा स्कूल उनके कॉलेज से एकदम उल्टी दिशा में था।
उन दिनों मौसा का घर आना बहुत कम हो गया था। आते भी तो पहले की तरह हंसते बोलते नहीं। ने बाद आई थी, उसी तरह के लिए प्लास्टिक के थैले में कुछ कपड़े लटकाए हुए। मैंने बेजोश में उन्हें बताया था कि अब मैं 7वीं कक्षा में आ गया। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुस्कुरा भर दिया था। इस बार प्रियादी पहले से कुछ दुबली और बीमार लग रही थी। माँ ने तो देखते ही टोक दिया था, क्या हो गया तुम्हें प्रिया, कैसी लग रही हो? प्रियादी ने धीरे से मुस्कुरा कि कुछ दिनों से रोज बुखार हो जाता था, लेकिन अब ठीक है। जैसा कि मेरा भी अनुमान था, अगले दिन माँ ने प्रियादी के साथ कॉलेज जाने का अपना निवेदन मेरे सम्मुख प्रस्तुत कर दिया था। मेरी खुशी तो थी ही प्रियादी की खुशी में। उस दिन हम लोग कॉलेज गेट पर पहुंचकर कहीं खड़े होने के लिए भी जगह ही देख रहे थे कि जीजा जी आते दिख गए थे। उन्होंने भी हम दोनों को देख लिया था और उनका मुंह हमें देखने के बाद टमाटर जैसा लाल भी हो गया था। वे शायद पहले ही आकर स्कूटर पार्क कर चुके थे, क्योंकि उस समय पैदल और अकेले थे। हम दोनों को देखकर भी अनदेखा करते हुए वे एक तरफ को बढ़ गए थे। प्रियादी ने मुझे कोहनी से कोच कर उस ओर चलने का इशारा किया था, जिधर जीजा जी तेजी से बढ़े जा रहे थे। साथ साथ चल पड़ी थी। इस बार हमें रणनीति तय करने का अवसर ही नहीं मिला। मुझे पता ही नहीं था कि प्रियादी भी मेरे साथ चलेंगी। इस बार क्या बोलना है या तो अभी उन्होंने बताया ही नहीं था। मैं जीजा जी के पीछे पीछे बढ़ने लगा था, थोड़ी दिलेरी दिखाते हुए, ताकि घर जाकर मेरा मजाक न बने कि डर गया था। मेरे ठीक पीछे पीछे साये की तरह प्रियादी लगी हुई थी। जीजा जी समझ चुके थे कि हम लोग उनसे मिले बिना टलेंगे नहीं, इसलिए थोड़ा फाका देखकर वे एक जगह थम गए थे। मैं समझ नहीं सका था कि वे रुक गए हैं। में बढ़ता रहा था और अचानक ही खुद के सामने पाया। वे बुरी तरह खींचे हुए थे, मेरी तरफ दांत पीसते हुए से गुर्राए। मैंने कह दिया था ना कि यहाँ मत आना। इब्तिदा में ही उनसे ऐसे बर्बर बर्ताव की मुझे उम्मीद नहीं थी। पिछली बार तो उन्होंने अंत में ऐसा किया था। मुझे कोई उपयुक्त जवाब समझ में नहीं आया, तो मैंने पलटकर प्रिया की ओर देखा था ताकि कुछ इशारा मिले। प्रिया जीजा जी को सुनाकर मुस्कुराया था। पूछो कि फिर कहाँ जाएं? मुझे लगा था कि जब उन्होंने डायरेक्ट प्रियादी के मुंह से सुन ही लिया है तो मैं क्यों पूछूं। जीजा जी ने मेरे पूछने की प्रतीक्षा भी नहीं की। वैसे ही तैश में जवाब दिया था उन्होंने, इससे मुझे क्या मतलब, जहां मर्जी हो जाइए। इनसे कहो। प्रियादी ने भी मेरे कंधे पर रखकर तड़ाक से बंदूक दाग दी थी। क्यों नहीं, यही जबरदस्ती तो माँ बाप ने सिखाई है। फिर कुछ कहने या पूछने की जरूरत ही क्या है। जीजा जी ने जहर बुझी मुस्कान के साथ कहा। मुझे तो घबराहट हो रही थी। इतने महीनों बाद कितनी मुश्किल से तो आज मुलाकात हो पाई थी, और मिलते ही ऐसा घमासान। तभी जीजा जी का वही दोस्त अचानक वहां आ पहुंचा, जो पिछली मुलाकात में मेरा गाल मसल रहा था। आते ही उसने मुद्दा भांप लिया और प्रिया दी की ओर अतिरिक्त विनम्रता प्रदर्शित करते हुए बोला, नमस्ते भाभी जी। प्रिया दी ने दूसरी ओर नजर फेर ली थी, लेकिन आज आने वाला नहीं था। विजय को लेने आई हैं क्या भाभी जी? यह नहीं जा रहा है तो मैं चलूं? काम चला लीजिए। रवि, ज्यादा बकवास मत करो। जीजा जी ने उसे बरजा। बकवास क्या है इसमें? भाभी से मजाक भी नहीं कर सकते? तुम मना करते रहो, लेकिन हमारा तो रिश्ता बनता है भाई। प्रिया दी को बात आगे बढ़ाने का सिरा मिल गया था। उन्होंने तपाक से कहा, जिनसे हमारा रिश्ता बंधा है वे तो कुछ रिश्ता ही नहीं समझते। प्रिया दी का इतना था कि जीजा जी सिरे से उखड़ गए। कौन सा रिश्ता है मेरा आपसे? कनपटी पर राइफल लगाकर कोई रिश्ता बनाया जाता है? रिश्ता नहीं समझते। मुझे लगा था कि जीजा जी ने चूंकि इस खेल का सबसे बड़ा पत्ता फेंक दिया है, इसलिए हमारी मात भी अब तय है। इसके आगे जवाब ही क्या हो सकता था? लेकिन प्रिया दी ने भी उतने ही तैश में जवाब दिया था। तो इसमें हमारा क्या कसूर है? क्या हमने कहा था दादा को कि आपको उठा लाएं? हम पहले से आपको जानते भी थे क्या? लड़की से कोई माँ बाप कुछ पूछता है कभी? कॉलेज में पढ़ते हैं लेकिन इतना भी नहीं समझते।
हम इसलिए यहाँ नहीं आते हैं कि आपको किसी ने उठाया था। अंतिम बात कहते कहते लगा कि प्रियादी अभी रो देंगी। प्रियादी की आवाज में इस कदर आवेश और लाचारी थी कि जीजाजी को कोई जवाब देते नहीं बन रहा था। लगा कि उनके गुब्बारे में भरी हवा अचानक ही निकल गई। उन्होंने धीरे से कहा था, मैं भी लाचार था, मुझसे भी किसी ने नहीं पूछा था, तो अब हम क्या करें? प्रियादी ने उनसे सीधे ही पूछ लिया था। उन्हें अब मेरी मध्यस्थता की जरूरत नहीं रह गई थी। मुझे क्या पता, अपने दादा से ही पूछिए। मेरे साथ तो आपका कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता कैसे नहीं है? प्रियादी बुरी तरह बिफर उठी थी। शादी के बाद जो संबंध आपने हमारे साथ बनाए थे, उसके लिए क्या दादा ने जबरदस्ती की थी या हमने की थी? किस मुंह से कहते हैं आपकी कोई रिश्ता नहीं है? उस संबंध के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? जीजा जी को शायद प्रियादी से इस तरह के सवाल की, या शायद उस बात की गंभीरता उन्होंने कभी समझी ही नहीं थी। उनका चेहरा गया था। उनकी अकड़ की एक एक पेच पलक झपकते जमीन पर कीड़े मकोड़े की भांति रेंगने लग गई। कुछ देर तक कोई भी कुछ न बोल सका। कुछ देर बाद जीजा जी ने धीरे से कहा, जैसे आप मजबूर थी, वैसे ही अब मैं भी अपने मजबूर हूं। उनके विरुद्ध जाकर मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। आप मुझे गलत मत समझिए। तो आप भी हमको गलत मत समझिए। आपके सिवा हमारा अब कहीं कोई ठौर नहीं है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रियादी ऐसा भी कर जाएंगी। वे सिसकती हुई सी नीचे झुकी और जीजा जी के पैर पकड़कर वहीं बैठ गई। या तो हमको अपना लीजिए या कहीं से जहर ला के दे दीजिए। जो होना है आज हो जाए। ऐसे तो हमसे अब और नहीं जिया जाएगा। इतना कहकर वे धाड़ धाड़ रोने लगी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसे सांत्वना दे। इतने दिनों का सब्र अचानक ही टूट गया था। जीजा जी का वह दोस्त जो थोड़ी देर पहले बड़बड़ कर मजाक कर रहा था, वह भी अकबका गया और कुछ बहाने बनाकर वहां से खिसक गया। आते जाते लोग पास आकर थम जा रहे थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ किस बात के लिए मजमा लगा हुआ। जब खुद भी बहुत अजीब सा लग रहा था। को उठाने गया तो उन्मादग्रस्त सी उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया। जीजाजी भी पैर रहे थे, लेकिन दीदी ने कस जकड़ रखा था, या वे भी शायद जोर जबरदस्ती करना नहीं चाह रहे थे। अंत में लाचार होकर जीजाजी ने कहा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, अपने वश में नहीं हूं। इस विवाद से मेरा भी जीवन पूरी तरह बर्बाद हो गया। खैर, और घर जाने पर मैं पापा जी से बात करूंगा इस बारे में। जीजाजी के आश्वासन के बावजूद दीदी वैसे ही नीचे बैठी रही। हालांकि उन्होंने हाथों की जकड़बंदी शायद ढीली, क्योंकि जीजाजी ने अपने पैर छुड़ा लिए थे और अब थोड़ी दूर जाकर खड़े हो गए थे। दीदी को न उठता देख जीजाजी ने मुझसे आग्रह किया, सुनो बुआ, अभी अपनी दीदी को लेकर घर चले जाओ। दिया, जितना मुझसे हो सकेगा मैं पूरी कोशिश करूंगा। इससे ज्यादा अभी और कुछ नहीं कर सकता। मैंने पास जाकर प्रियादी का हाथ धीरे से खींचा तो वे उठ खड़ी हुई। इस बीच वहां कई लड़के तमाशा देखने के लिए जमा हो गए थे। जीजाजी बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। उन्होंने हमारे पास आकर धीरे से लेकिन बहुत सख्ती से, मैं पूरी कोशिश करूंगा यह बोल चुका हूं, लेकिन एक बात और कहना है, अगर यह नाटक यहां दोबारा हुआ तो फिर कभी मेरा जीवित मुंह नहीं मिलेगा देखने को। इतना वे तेजी से निकल गए। प्रियादी अवाक रह गई। उन्होंने शायद सोचा ही नहीं था कि यह बात इतनी बड़ी हो जाएगी कि दोबारा मिलने का रास्ता ही बंद हो जाएगा। उस समय हम ऐसी मनस्थिति में रह भी कि सोच पाते हमें कितने लोग यहाँ देख रहे हैं। आ रहा था कि आज अच्छा हुआ है या बुरा। प्रियादी का मुंह तो ऐसा हो रहा था जैसे अभी फिर से फटकर रो पड़ेंगी। हम लोग वहां से सरपट घर के रास्ते पर बढ़ चले थे। जब घर बहुत करीब रह गया तो प्रियादी ने मुझे रोककर आग्रह पूर्वक कहा था, सुनो सोनू, घर में किसी से आज के बारे में कुछ मत बताना, कभी भी मत बताना। कोई पूछे तो यही कहना
कि वे नहीं मिले थे। ठीक है ना मेरे अच्छे भैया? मैंने जल्दी से सुकृति में सिर हिला दिया। उसके 2-3 दिन बाद ही प्रिया दी जैसे आई थी वैसे ही चली गई, एकदम अकेली। मेरे हृदय पर इस मुलाकात के बहुत गहरे निशान रह गए थे। कई महीने बीत गए थे, लेकिन न प्रिया दी आती थी और सूचना। अनजाने में ही मैं उनका राजदार बन गया था, और वह राज मैं सबसे कीमती चीज अपने मन की 100 परतों के नीचे संभाल कर रखता था। जीजाजी के पैरों पर रोती हुई एकदम अनाथ सी प्रियादी का चेहरा मुझे जब भी याद आता तो मन बेचैन हो जाता था। माँ के भी मैं मंदिर जाता तो भगवान से प्रियादी की खुशी के सिवा और कुछ न मांग पाता। पिताजी से उस रात हुई बहस के बाद से मौसा का आना वैसे ही बहुत कम हो गया था। थोड़ी देर के लिए कभी आते भी तो सबसे बहुत अनमने से मिलते जुलते थे। औपचारिक बातों के अलावा पिताजी भी उनसे कुछ कहने सुनने से बचने लगे थे। विश्वास नहीं होता था कि यही मौसा कितनी बातें किया करते थे और रसोई में घुसकर खुद ही अपने लिए खाना निकाल लाते थे। इसी बीच रजनी दी का ब्याह तय हो गया था और उस दिन उनका फलदान था। तभी प्रिया दी आई थी, शायद 1.5-2 साल बाद। साथ में मौसी और विनय दा भी थे, प्रिया के छोटे भाई। मौसा नहीं आए थे। मौसी ने बताया था कि खेत में कटनी। प्रिया दी ने मुझे देखते ही तरल मुस्कान के साथ पूछा था, अब 8वीं क्लास में आ गए होगे? मैंने तपाक से कहा था, नहीं, 9वीं में। 2 महीने बाद तो मैट्रिक में चले जाएंगे। वाह, प्रिया दी ने बहुत खुश होकर कहा, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ना भाई, अब बड़े हो रहे हो। मूंछ की रखानी फूट आई। मैं अपने बड़े होते जाने की वजह से शर्मा गया था और मुंह दूसरी ओर घुमा लिया था। प्रिया दी बहुत कमजोर और उम्र दराज लगने लगी थी। उन्हें देखकर मन हो गया था। मैं भी रजनी दी के फलदान में जाना चाहता था। मैंने कभी पटना नहीं देखा था, लेकिन पिताजी ने मुझे यह कर समझा दिया था कि तुम शादी के बाद रजनी को लाने के लिए चलना। विवाह और रिश्ते के सभी पुरुष फलदान में जा रहे हैं, इसलिए मुझे घर में ही रहने को कहा गया ताकि आकस्मिक समस्याओं में काम आ सकूं। अगले दिन अचानक ही मौसा पहुंचे थे। हम लोग उनके आने पर एकदम से चौंक गए थे। पूरा घर औरतों से खचाखच भरा हुआ था। 2 मौसियां, 3 मामियां तथा प्रिया दी और मेरी 2 दीदियों के अलावा 3 अन्य ममेरी बहन। मैं मौसा को बाहर ही मिल गया था और मैंने ही सबको उनके आने की सूचना दी थी। मेरे पीछे पीछे मौसा भी पर्दा उठाकर अंदर थे और आते ही प्रिया दी के बारे में पूछा था। माँ ने वहीं बैठी बबीता पानी लाने को कहकर मौसा से बैठने का आग्रह किया, लेकिन मौसा ने माँ की बातों पर ध्यान दिए बिना मौसी से दोबारा प्रिया दी के बारे में पूछा। माँ ने रसोई घर की तरफ इशारा करते हुए बताया कि अंदर कुछ काम कर रही है। मौसा घर ही चले गए थे। प्रिया दी और रजनी दी रसोई में खाना बनाने में लगी थी। मौसा के उधर जाते ही अचानक हड़कंप सा मच गया। रसोई से प्रिया के बोलने की और अगले ही पल रजनी दी थर थर कांपती जाकर माँ से प्रिया दी को बचाने की गुहार लगा रही थी कि जल्दी आओ, नहीं तो मौसा प्रिया दी को मार देंगे। बताते हैं कि किसी बच्चे के ऊपर से फांद कर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो उसकी बाढ़ रुक जाती है। लेकिन मुझे उस समय कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। छोटी मौसी की बेटी का 3 साल का बच्चा गुड्डू वहीं बीच में सोया हुआ था और मैं उसी के ऊपर से छलांग लगाकर सबसे पहले रसोई में पहुंच गया। वहां का दृश्य देखकर मार गया था। मौसा प्रिया दी का गला अपने मजबूत पंजों में दबाए हुए थे और दूसरे हाथ से पास पड़ा चाकू उठाने का प्रयास कर रहे थे। प्रिया दी के होंठ फट गए थे, जिससे खून रिसकर ठुड्डी से होते हुए नीचे टपक रहा था। उनकी निगाह मुझ पर पड़ी, जैसे कोई खस्सी देवी के थान पर बलि के लिए तान कर पकड़ लिया गया। न गुहार, बस एक बेबस सी रिरियाहट उनके मुंह से निकल रही थी, जो शायद उनकी सहन शक्ति से बाहर हो गई थी। मैं आपे से बाहर हो गया था और उस पल एकदम से भूल गया था कि ये मेरे मौसा हैं। एक लंबी छलांग मारकर रसोई में जा पहुंचा और चाकू के पास पहुंच रहे उनके पंजे पर
उसी चाकू से वार कर बैठा। वे बुरी तरह भन्ना गए और प्रियादी की गर्दन उनकी घातक पकड़ से आजाद हो गई। अगले पल माँ, दोनों मौसी, मामी आदि सब भागी भागी आ पहुंची। माँ प्रियादी को मौसा के आगे से खींचकर आंगन में ले, माँ से सटकर खड़ी अपने होठों से बहता हुआ खून पोंछने लगी थी। वे रो नहीं रही थी, लेकिन उनकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। मैं अभी तक रसोई घर में ही मौसा के बगल में खड़ा डर और घबराहट के मारे कांप रहा था। अभी तक मेरे हाथ में ही था, जिसमें खून लगा हुआ था। मौसा ने चाकू लगने के बाद केवल एक बार मेरी ओर आश्चर्य से भरकर देखा था और एक ही बार अपनी घायल हथेली को। उन्हें न मुझसे कोई मतलब रह गया था, न ही अपने। मौसी ने बहुत घृणा से देखते हुए मौसा से पूछा, इसने ऐसा क्या किया है जो इसे मार रहे हैं आप? मौसा दहाड़ते हुए रसोई से निकल आए थे। रंडी बनकर अपने दुल्हा को लुभाने कॉलेज जाती है ये हरामजादी, इसीलिए रोज दौड़ दौड़ कर यहाँ आती थी। और बोलते बोलते मौसा ने आगे बढ़कर प्रियादी की कमर पर एक जोर की लात जमा दी थी। प्रियादी तो वैसे ही बीमार थी। मौसा के शक्तिशाली प्रहार से भरभरा कर नीचे गिर पड़ी थी। मैं चीख मारकर रसोई से निकल आया, लेकिन मौसा को मेरी जरा भी परवाह नहीं थी। माँ ने फिर से प्रियादी को संभाल लिया और मौसा को बुरी तरह धुतकारते हुए कहा, जवान जहान बेटी हुए आपको लाज भी नहीं आई? कसूर क्या है इसका? आप लोगों को कैसे कसूर दिखेगा? सब तो आप ही लोगों का सिखाया पढ़ाया है। आपके बिना जाने ही यह कॉलेज में रासलीला करने जाती थी। लगता है लाज से अपनी जान दे दें कि इस कुतिया की ले लें। मौसा अब अपने पंजों और पैरों से ज्यादा अपने शब्दों से चोट पहुंचाने में लगे थे। प्रियादी लाज से गड़ी आ रही थी। भरे घर में सबके आगे मौसा ने उन्हें तमाशा बना दिया था। माँ मौसा की बातों पर उबल पड़ी। आप जब किसी को रातों रात उठा लाए थे और गाय समझकर बेटी को उसके साथ बांध दिए थे, उस समय लाज नहीं लगी थी? आज बड़े आज वाले अपना दोष नहीं दिखता तो बेटी पर पहलवानी दिखा रहे हैं। माँ को कभी भी मैंने मौसा से इस तरह बात करते नहीं सुना था। मौसी भी मौसा को कोसने लगी थी कि बेटी का जीवन नरक में झोंक दिए हैं। ऐसे ब्याहने से अच्छा था कि जहर दे देते। ऐसे ही बेचारी दुख मरी जा रही है और ऊपर से कोई कुछ बात कान में फुसकते तो आ जाते हैं मारने पीटने। रोज इनको शक होता रहता है कि आज इसे काहे देख रही थी तो कल उससे काहे बोल रही थी। मौसा ने बीच में ही मौसी की बात काट दी। कोई शक नहीं हुआ है, आज ही इसके ससुर की चिट्ठी आई है कि अपनी बेटी को संभाल कर रखो। वह कॉलेज में मेरे बेटे को फुसलाने के लिए जाती रहती है। मौसा से पूछा, तो इसमें क्या बुरा लगा? जिससे मिलने जाती है उससे आपने ही इसका पलो बांध दिया है। इस बार मौसा की आवाज दब गई। उन्होंने धीरे से कहा, उसका बाप अपने लड़के का ब्याह कहीं और करवा रहा है और उससे मिलने जाकर यह हमारी पगड़ी गिराने में लगी है। मौसा की बात सुनकर सभी और प्रियादी सी सकने लगी थी। शायद उन्हें मुलाकात का वह अंतिम दिन याद आ गया था और जीजा जी के द्वारा किया गया वादा भी। मुझे भी इस सूचना से बहुत चोट पहुंची थी। बड़ी मामी ने मौसा से आगे बढ़कर कहा, वो ब्याह कर रहा है अपने बेटे का और आप मुंह ताक रहे हैं। निकल गई सब पहलवानी। हम भी देखते हैं साला कैसे करता है बेटा ब्याह। मौसा गजे थे। मौसा ने अपनी बात अभी खत्म भी नहीं की थी। मौसी ने बहुत घृणा से भरकर मौसा के मुंह पर लगभग थूकते हुए से जवाब दिया, आप बस देखते रहिएगा। इतने बरस से देख ही रहे हैं ना, बस अपनी बेटी नहीं दिखती इन्हें। थोड़ी देर में पासा पूरी तरह पलट चुका था। सब मौसा पर थू थू कर रहे थे और प्रियादी को दुलार रहे थे। रजनी दी प्रियादी का चेहरा गीले तौलिए से पोंछकर जख्म पर बोरोलिन लगा रही थी। वे सबसे किनारे वाले छोटे रूम में लेट गई थी। रजनी दी, मौसी और बड़ी मामी वहां पर बैठी थी। बाकी लोग पूर्ववत विराज चुके थे। मैं बाहर गया था। कुछ देर बाद देखा कि घर के पिछवाड़े में मौसा अपने जख्म पर पेशाब कर रहे थे। फिर वे उधर से ही चले गए थे। मैं भीतर आकर प्रियादी के सिरहाने बैठ गया था। प्रियादी की आंखें मुंदी हुई थी। सोते हुए में उनकी आंखें काली खाई में गड़ी हुई लग रही थी। मैं उन्हें बचा नहीं सका था। उन्हें मेरी उपस्थिति का आभास हो गया था। उन्होंने चादर से अपना एक हाथ
चुपके से निकालकर मेरी हथेली को कस के पकड़ लिया था। मैंने सहम कर उनके चेहरे की ओर देखा। उनकी आंखें फिर से बहने लगी थी। मैं पत्थर सा वहीं बैठा रह गया। घर में कुछ देर पहले खुशी का जो था वह लगभग मातम में बदल गया था। प्रिया दी विवाह की बर्बादी की खबर से रजनी दी के विवाह की खुशी ग्लानि में बदल गई थी। मौसी माँ को बता रही थी कि अब ये ऐसे ही हो गए हैं, किसी की खुशी इनसे सहनी नहीं होती है। पहले यही कितना हिलमिल कर रहते थे। फलदान से अगले दिन सबके लौट आने के बाद मौसी और प्रिया दी को छोड़कर सभी लोग चले गए थे। प्रिया दी के चेहरे की चोट चेहरे पर पूरी तरह नुमाया हो रही थी। उसकी वजह से चेहरे पर सूजन तो आई ही, बुखार भी आ गया था। मौसी इसलिए प्रिया दी के साथ रुक गई थी। विनय दा जिस दिन लौटे उसी दिन चले गए थे कि दादा अकेले होंगे। उस बार की गई प्रिया दी फिर कभी नहीं आई। रजनी दी की शादी में भी नहीं। शादी में केवल मौसी और विनय दा आए थे। मुझे प्रिया दी की बहुत याद आती थी, लेकिन उनकी कोई खबर हमें नहीं मिल पाई। मौसा का आना जाना पूरी तरह से बंद हो गया था। वे आते भी किस मुंह से। रजनी दी का शादी के 1.25 साल बाद ही गौना हो गया था और अब वे ज्यादातर अपनी ससुराल में मतलब जीजाजी के साथ लखीसराय में रहती थी। जीजाजी रेलवे में टीसी थे और कुछ सालों से क्यूल जंक्शन में पोस्टेड थे। यह अच्छी बात थी कि वे अपने घर परिवार में बहुत खुश थी। 3-4 महीने पहले उन्हें एक बेटा भी हुआ था। मैं मैट्रिक पास करने के बाद इंटरमीडिएट में उसी कॉलेज में एडमिशन लिया था जिसमें जीजाजी पढ़ते थे। कॉलेज में मुझे प्रिया दी की हद से ज्यादा याद आती थी। मैं अक्सर उस जगह पर मंडराया करता जिस जगह पर प्रिया दी ने रोते हुए जीजाजी के पैर पकड़ लिए थे। अब मैं गया था और प्रिया दी का वह अपमान हर क्षण मेरी छाती में गड़ता रहता था। जिंदगी की भीख मांगी थी प्रिया दी ने। वह किस अर्थ में पुरुष था जो याचना कर रही अपनी स्त्री का हाथ न थाम सका? क्या कोई अपने माँ बाप से इस कदर डर सकता है? मुझे कॉलेज आते हुए 1.5 साल हो गए थे, लेकिन न कभी जीजाजी मिले थे और न उनके वे मित्र। वे लोग शायद तब तक कॉलेज छोड़ चुके थे। मेरे लिए यह अच्छा भी था, अन्यथा मैं कॉलेज सहज नहीं रह पाता। जबकि अब मैं उसी कॉलेज में पढ़ता हूँ तो भी माँ कभी नहीं पूछती कि मेहमान कहीं दिखे थे या नहीं। अब सभी उन बातों से कतराते थे। कक्षा की मियाद पूरी हो चुकी थी और अब परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे थे। मैं भी उस दिन उसी काम से कॉलेज गया था और चालान बनवाने गया। अचानक फीस काउंटर पर लगी दूसरी पंक्ति में खड़े एक व्यक्ति पर मेरी नजर ठहरी। वे लगातार मुझे ही देख रहे थे और मुझे पहचानने का प्रयास कर रहे थे। मेरे मुंह से अस्फुट सा निकला, जीजाजी। मैंने अनायास ही वहीं से खड़े खड़े प्रणाम में हाथ जोड़ दिए थे। उनका संदेह दूर हो गया था। वे अपनी पंक्ति छोड़कर निकल आए थे और पास आकर मुझे गले से लगा लिया था। मेरे मन का कई वर्ष उनके गले लगाने भर से पिघल कर पानी हो गया था। हम दोनों की आंखें अनायास ही छलक आई थी। उन्होंने मुझे देखते हुए कहा, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा था, तुम तो मुझसे भी लंबे हो गए हो। मैं संकोच से उन्हें देख रहा था। उम्र का असर उन पर भी हो गया था। पेशानी पर सिलवटें पड़ गई थी, बालों में भी कुछ सफेदी आ गई थी। आगे की कुछ गलियों में झुर्रियों ने डेरा डाल दिया था। वे कुछ खुश भी नहीं लग रहे। उन्होंने मेरे पढ़ने लिखने के बारे में पूछा और अपने बारे में बताया कि एमएससी की डिग्री निकालने आए हैं। जिला स्कूल मुंगेर में हाई स्कूल टीचर की नौकरी मिल गई। उन्होंने कहा कि फीस जमा कर लो, उसके बाद मिलते हैं। वे फिर उसी लाइन में अपनी जगह पर जाकर खड़े हो गए थे। जब भी मेरी नजर उनसे मिलती वे हल्के से मुस्कुरा देते। जब मैं चालान बनाकर निकला तो देखा कि वे स्कूटर खड़ी करके मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। देखते ही बोले, आओ। माफी चाहूंगा। मुझे देखते ही बोले, आओ कहीं चाय पिया जाए। अब तुम इतने बड़े तो हो ही गए हो कि तुम चाय पिलाई जाए। मैं कुछ बोले बिना उनके स्कूटर के पीछे बैठ गया था।
वे एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले गए और बैठते ही रसगुल्ला, समोसा और चाय का ऑर्डर दे दिया। मुझे अजीब सा लग रहा था। जब रिश्ता था तब तो तमीज से बात तक, और अब जब हुआ था तो भगत में मुझसे रहा नहीं गया। मैंने तनिक व्यंग में उनसे पूछ ही लिया, अपनी दूसरी शादी की पार्टी दे रहे हैं क्या? दूसरी शादी? तुम्हें कैसे पता? उन्होंने सहजता से हंसते हुए पूछा। मुझे तो लगा था कि वे इस बात पर तमक उठेंगे। लगभग 3 साल पहले मौसा ने ही बताया था कि आपकी दूसरी शादी की बात चल रही है। हाँ, पापा ऐसा चाहते हैं। लेकिन जिसे भी पता चलता है कि मेरी शादी कहीं हो चुकी है, वह रिश्ता तोड़ लेता है। कई जगह उन्होंने बात बढ़ाई, लेकिन हर बार यही हुआ। बोलते बोलते मुझे देखकर रुक गए बोलते बोलते वे मुझे देखकर रुक गए थे। पता नहीं मेरे चेहरे पर कैसा भाव था। कुछ देर चुप रहने के बाद वे बोले, सोनू बाबू, मैं कोई दूसरी शादी नहीं चाहता हूँ। पापा मम्मी चाहते हैं। वे मेरे लिए सब कुछ है। उनसे लड़कर हम कैसे रह सकेंगे? मैंने जीजा जी को कई बरस पहले हुई पिछली मुलाकात की बात याद दिलाते हुए संकोच सहित पूछा, आपने वादा किया था कि शादी के बारे में अपने घर में बात करेंगे। तो तुम्हें क्या लगता है मैंने बात नहीं की होगी? जब मैंने उसी शादी को मान लेने की जिद की तो पापा जी ने गुस्से में खाना पीना तक छोड़ दिया था। शायद उन्होंने तुम्हारे मौसा को कोई चिट्ठी उट्ठी। तुम ही बताओ, ऐसे में तुम क्या करते? एक जबरन कर दी गई शादी के लिए माँ बाप को छोड़ देते? जीजा जी की बात का मुझे कोई जवाब समझ में नहीं आया था। कुछ देर तक चुप रहने के बाद मैंने ही दोबारा बात छेड़ी थी। आपको पता भी है प्रिया दी की क्या हालत है? तुम्हारी दीदी को पता है कि मैं किस दशा में हूँ? सबको लगता है दुख भी केवल लड़कियों को पकड़ता है। मैं भी पढ़ लिख कर जीवन में कुछ बनना चाहता था, लेकिन इस विवाह ने मेरा जीवन तहस नहस कर दिया। घर समाज में जो भी देखता है वही मुझ पर हंसता है। जब भी अकेले में कभी अपने सोचता हूँ तो लगता है टेंशन से मेरा सिर फट जाएगा। मुझे नहीं मालूम कि मेरा क्या भविष्य है। बताओ, क्या कसूर था मेरा? तुम्हारे मौसा की रंगबाजी और अपने पापा के अहंकार के नीचे जीवन नष्ट हो गया। यदि तुम्हारी अपनी है, इसलिए उनका पता है। मेरा क्यों कुछ समझ में आएगा? मैं जीजा जी की बातें सुनकर सन्न रह गया था। वास्तव में मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि उनकी भी कोई मजबूरियां रही होंगी। उन्हें मैं हमेशा फिल्म का विलेन ही बनता आया था। उस दिन जब उन्होंने अपना मन खोलकर रखा तो मैं ग्लानि से गड़ गया। मेरी भाषा की सारी ध्वनियां हथियार डाल चुकी थी, जबकि मैं अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहता था। इस बार उनका बर्ताव मुझे अच्छा। वे मुझसे एक मित्र की तरह मिले थे, जबकि लगभग जवान हो जाने के बावजूद मैं उनके आगे अभी भी वही बउआ ही था। जब कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने जीजा जी की हथेली को अपनी हथेली से हल्का सा दबाते हुए बोला, पहले मेरे मन पर प्रिया दी के दुख का भार था, अब थोड़ा आपका भी होगा। उन्होंने स्नेह से मेरी आंखों में देखा और हौले से मुस्कुरा दिए। थोड़ी देर बाद उन्होंने ही चुप्पी तोड़ी थी। सच कहूं तो मुझे तुम्हारी दीदी अच्छी लगी थी, सुंदर भी। लेकिन सिर्फ मेरे लगने से क्या होना था? अगर यही शादी परिवार की इच्छा से होती तो। मैंने उनकी बातों से हौसला पाकर कहा था, लेकिन इन दुखों को अलग अलग सहते जाने से क्या फायदा जीजा जी? कोई समाधान तो नहीं, यह कोई समाधान तो नहीं है। जीजा जी शायद उस और कोई बहस नहीं चाहते थे, इसलिए कुर्सी खिसका कर उठते हुए बोले, समाधान तो महादेव ही जानते होंगे। वे काउंटर पर पहुंचकर पैसे देने लगे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि और क्या बोलें। तभी उन्हें पता नहीं किस प्रेरणा से अपने पॉकेट से सादे कागज का एक टुकड़ा निकाल मेरी ओर बढ़ाते हुए बोले, इस पर अपना पता, मुंगेर में रहने लगूंगा तो तुम्हें अपना पता भेजूंगा। उस दिन जब मैं घर पहुंचा तो भीतर से एकदम भरा हुआ था। जी में आ रहा था कि आज किसी तरह प्रिया दी से मिल पाता
और उन्हें इतना सा कह पाता कि अभी जीवन खत्म नहीं हुआ है प्रिया दी, आप खुद को बचाए रखिएगा। रात को सोने से पहले जब माँ रसोई का काम समेट रही थी तो मैं उसके पास जाकर पूछा, आज पता है कॉलेज में कौन मिला था? कोई उत्सुकता दिख रस पड़ी। तुम जाकर सोते क्यों नहीं? फिर झींकते रहोगे कि नींद नहीं आती। और उसकी उत्सुकता के बगैर ही बता दिया, आज कॉलेज में जीजा जी मिले थे। क्या? माँ मेरी बात पर पहले चौंकी, फिर उदासी में डूबती हुई बोली, अब कौन से जीजा जी, जब थे तब थे। मैंने माँ को जब सारी बात बताई तो वह बहुत खुश हुई और बोली कि बेटा, कुछ भी करके प्रिया का जीवन बचा लो, अगली बार मेहमान करवा लें। जिसकी मांग में सिंदूर भरा उसे बेसहारा छोड़ देना ठीक बात नहीं। लगभग 2 महीने बाद जीजा जी का एक साधारण सा पत्र मिला था, जिसमें उन्होंने औपचारिक बातों के अलावा अपना पता भी भेजा था और मुझे घूमने के लिए मुंगेर बुलाया था। यह देखकर मैं प्रभावित था कि विज्ञान के विद्यार्थी होते हुए भी जीजा जी की भाषा और लिखावट बहुत अच्छी थी। मैं उस छोटे पत्र को कविता की तरह कई कई बार पढ़ा था और जवाब में मैंने भी उन्हें एक पत्र लिख दिया। हाँ, माँ जो लिखवाना चाहती थी उनमें से कोई बात मैंने नहीं लिखी थी। फिर तो उनका पत्र महीने 2 महीने पर आता रहता था और मैं भी उसका जवाब लिखता रहता था। उन्होंने मुझसे अलग से एक रिश्ता कायम कर लिया, पता नहीं क्यों। उसके लगभग साल भर बाद विनयदा की शादी का न्योता मिला था। तब मैं उसी कॉलेज में बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। हम लोग खूब तैयारी के साथ मौसी के यहाँ पहुंचे। लगभग 4 साल बाद हम प्रिया दी और मौसी से मिलने वाले थे। वहां पहुंचकर मैं सिर्फ प्रिया दी को तरस रहा था, क्योंकि उन्हें अचंभित करने के लिए मेरे कई बातें थी। मैंने देखा कि प्रिया दी नहाकर बालों में तौलिया लपेटे अपने कमरे में जा रही थी। थोड़ी देर की प्रतीक्षा के बाद मैं सबकी नजर बचाकर उनके कमरे में घुस गया। जब मैं भिड़ाया हुआ किवाड़ धकेल कर उनके कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो वे बल्ब की हल्की रोशनी में पार्टी करने के उपरांत अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी। मुझे अचानक सामने देखकर उनका के बावजूद आईने में विकृत हो गया था। वे जरा तंज से बोली, देख रहे हो ना सोनू, हमको पता भी नहीं है कि हम विधवा हैं कि सधवा, फिर भी रोज सुहागन की तरह श्रृंगार रचाते रहते हैं। ठीक ही तो है प्रिया दी, जीवन अभी खत्म नहीं हुआ। क्या पता आगे कितनी खुशियां बाकी हैं। तुम नहीं समझ सकते सोनू, किसी के न होने का दुख होता है, यह सबको आसानी से दिख जाता है, लेकिन किसी के होते हुए भी न होना उससे भी बड़ा दुख है। कितना अपमानजनक लगता है यह तुम कैसे समझ सकोगे। मैंने जल्द से जल्द उन्हें निराशा से उबारने की गरज से बोला, उदास अब बीतने वाला है प्रिया दी, मैं आपको कुछ अच्छी बातें बताऊंगा, आप जल्दी से तैयार होकर बाहर आइए। उनके चेहरे पर असमंजस के भाव थे। वे तब कुछ न बोल सकी। जब मैं वहां से जाने लगा तो उन्होंने पीछे से कहा, तुम कितने लंबे हो गए हो। तब तक मैं सिर मुड़ाकर दरवाजे से बाहर निकल आया था। यह बात मौसा मौसी और प्रिया दी सबको मालूम था कि उनकी अभी तक कोई दूसरी शादी नहीं हुई है। 3-4 जगह उस लड़के की शादी तुड़वाने में मौसा की भी बड़ी जोरदार भूमिका रही थी। जीजा जी के द्वारा लिखे गए उस पत्र के बाद से दोनों परिवारों में कैसा भी संवाद नहीं रह गया था। इसीलिए प्रिया दी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जीजा जी से मेरी इतनी निकटता हो गई। वे जाती, सच में उन्हें ऐसा कहा था सोनू कि हम उन्हें अच्छे लगते हैं? ठीक से याद करके बताओ, हमको खुश करने की गरज से तो नहीं कह रहे हो ना? मैं भी आश्वस्त करता कि मैं जरा भी झूठ नहीं बोल रहा प्रिया दी। मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि उनका पत्र साथ लेकर चलूं। पत्र दिखा देता तो आपको विश्वास होता कि वे मुझसे अब कितनी बातें करते हैं। हमारे बारे में भी कुछ लिखा है क्या? प्रिया दी ने सहज उत्सुकता से पूछा था। मुझे ध्यान था कि पत्र में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा था। मेरे इनकार करने पे वे थोड़ी मायूस हो गई थी। विनयदा की शादी की खुशी इस खबर के बाद दुगनी हो गई थी।
सबको फिर से प्रियादी का घर बसने का हौसला होने लगा था। मौसा मेरे चाकू के वार को पूरी तरह भूल चुके थे और मुझसे बहुत प्यार करते। उनके यहाँ मैं सबसे खास मेहमान हो गया था। प्रिया जरा भी फुर्सत पाती कि मेरे करीब आ बैठती। बारात मौसा ने रखा था। शादी के बाद जब हम लोग लौटने लगे थे तो मौसा स्टेशन के पास छोड़ने आए थे। लग रहा था कि उन्हें कुछ कहना है जो अब तक रह गया। ट्रेन जब एकदम आने वाली थी तब उनके सब्र का बांध टूट सा। मेरे दोनों हाथ पकड़कर वे फूट फूट कर रो पड़े थे। सोनू बेटा, अब सब कुछ तो पर है। प्रिया का ब्याह बचा लो बेटा, अब तुम्हारे पास से उसका घर बच सकता है। इतने लंबे तगड़े पहलवान व्यक्ति का भी प्लेटफॉर्म पर टूट कर रोना हमें दहला गया। माँ पास आकर उनकी पीठ थपकने लगी। मैं कभी मौसा को देखता तो कभी आसपास खड़े लोगों को जो हमें ही देख रहे थे। मौसा अभी भी मेरा हाथ थामे हुए थे और रोते रोते उनकी घीघी बन रही थी। मैंने विह्वल होकर कहा, मौसा, आपको भला कुछ कहने की जरूरत है। मुझसे जो भी हो सकेगा मैं जरूर करूँ। तुम अब हमारी अंतिम उम्मीद हो बेटा। हमसे जो भी गलती हुई हुई हो उसको माफ कर दो। बेटी के दुख से हमारा दिमाग खराब होता जा रहा है। अपने पिताजी से भी कहना कि हमको माफ कर दें। मौसा की रुलाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बरसों से दिल पर पड़ा मलाल वे अपने आंसुओं में बहा देना चाह रहे थे। उनकी ऊंची और रोबीली आवाज रूंधे गले गड़गड़ाहट की तरह निकल रही थी। कुछ और भी बोलना चाह रहे थे लेकिन उनसे बोला ही नहीं जा रहा था। उसी बीच और मौसा साथ मिलकर सामान चढ़ाने में लग गए थे। बीच बीच में वे कंधे पर लटक रहे गमछे से अपनी आंखें और नाक भी पोंछते जा रहे थे। तो पूरे सफर में हम मौसा की ही बातें करते आए। पिछले कुछ सालों में हमने कितना कितना कोसा था उन्हें। हमें जरा भी एहसास नहीं कि पत्थर जैसे उस बदन में कहीं कुछ मोम सा भी पिघलता होगा। घर आकर जब पिताजी को बताया तो उनकी आंखों में भी थोड़ी तरलता आ गई थी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी जीजाजी से उस संबंध को स्वीकारने की बात करना जिसके लिए दोनों परिवारों में बात तक की गुंजाइश नहीं रह गई थी। मुझे यह बात करने में बहुत झिझक हो रही थी कि जीजाजी को कहीं यह न लगे कि मैं उनके स्नेह का गलत फायदा उठा रहा हूं। लेकिन यह बात तो हमारे रिश्ते में एक नई ही थी। खैर, मैंने सारी बातों को समेटते हुए उन्हें एक भावुक सा पत्र लिख भेजा और जवाब की प्रतीक्षा करने लगा। उसी दौरान एक दिन मौसा आए। हम सब भीतर के कमरे में थे जब पिता ने बड़े प्रसन्न भाव से बाहर चबूतरे पर से माँ को आवाज दी कि साढ़ू आए हैं। मैंने बाहर आकर देखा कि मौसा पिताजी की बगल वाली कुर्सी पर आए शर्मिंदा बैठे। मैंने उन्हें बताया कि एक पत्र भेजा तो है। मौसा के पूछने पर ध्यान आया कि 15-20 दिन हो गए थे हमें पत्र भेजे हुए। इतने दिन में तो मुंगेर से 5 बार जवाब आ सकता था। जीजाजी ने उतनी जरूरी बात का भी जवाब अभी तक क्यों नहीं दिया? क्या उनका मन इस रिश्ते से पूरी तरह हट चुका है? मौसा ने मुझसे निवेदन किया कि मैं कल मुंगेर चला जाऊं और मिलकर बात करूं। उनकी समझ से ऐसी बातें पत्र नहीं हो सकती थी। पिताजी ने जब मौसा से कहा कि मेरे साथ वे भी चले जाएं तो वे सब कुछ आ गए थे। हमको बात करने, हमारे जाने से कहीं गड़बड़ न हो जाए। अगले दिन मेरे साथ पिताजी का जाना तय हुआ। मौसा आसान से दूहरे हुए जा रहे थे। हम दोनों जीजाजी के स्कूल ही पहुंच गए थे। जीजाजी पिताजी से बहुत सम्मान के साथ मिले थे। उन्होंने मुझे बताया कि स्कूल में छुट्टियां चल रही थी इसलिए वे गांव चले गए थे। परसों लौटे तो उन्हें मेरा पत्र मिला और कल उन्होंने जवाब भेज भी दिया। हमारे हर प्रस्ताव और निवेदन उन्होंने बिना परे कर दिया और हर बार एक ही जवाब देते रहे कि इसका फैसला केवल पापा ही करेंगे। अपने माता पिता की अवहेलना करके उन्हें कैसा भी रिश्ता मंजूर नहीं था। पिताजी के बहुत कहने पर उन्होंने अगले रविवार का दिन तय कर लिया। वे भी गांव में उपस्थित रहेंगे। शाम से पहले ही हम लोग वापस भागलपुर लौट आए थे। पिताजी ने मौसा से कह दिया था कि शनिवार की रात तक वे यहाँ आ जाएं ताकि रविवार को वहां जाया जा सके। मौसा जाने में झिझक रहे थे लेकिन पिताजी के हौसला देने पर मान गए। की नौकरी भी हो गई है इसलिए उसका बाप अब और ज्यादा रुपया मांगेगा। लेकिन पिताजी आशान्वित थे।
अगले रविवार हम तीनों स्टीमर से गंगा जी पार करके जीजा जी के गांव गए थे। गांव के हिसाब से देखा जाए तो जीजा जी का घर बहुत बड़ा और सुंदर था। देख कर ही लग गया था कि परिवार बहुत समृद्ध है। जीजा जी के पिता बिजली के इंजीनियर से रिटायर। वे मौसा को देखते ही बुरी तरह भड़क गए और बुरा भला कहने लगे। यह अच्छा था कि मौसा ने पिताजी की सलाह मानकर एक भी बात का जवाब नहीं दिया, और जब उनका कोसना कुछ थमा था तो उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि सारी गलती हम ही से हुई है और अब माफी मांगने आए, हो सके तो माफ कर दीजिए। उन्हें मौसा से विनम्र व्यवहार की शायद जरा भी उम्मीद नहीं थी। गुस्से में जरा कंफ्यूज होते हुए बोले, आपके बेटे को भी कोई ऐसे ही उठवा लेता कैसा लगता? अपने बेटे तो बड़ा धूमधाम कर लिए। मौसा ने जवाब में बस इतना ही कहा कि वह भी आप ही का बेटा है। खैर, जीजा जी हम सबके बीच आकर कुछ देर बैठे और पिताजी तथा मौसा को उचित सम्मान भी दिया। उसके बाद वे मुझे अंदर बुलाकर ले गए और अपनी माँ से मिलवाया। पिताजी का यह अनुमान सही था कि वे लोग अब भी इस रिश्ते को बहाल करना चाहते हैं। वे लोग भी अब इस रिश्ते को बहाल करना चाहते होंगे कि बेटे का बाप वाला अहंकार और दहेज का लालच आड़े आ रहा था। मौसा ने गालियां बर्दाश्त करके उस अहंकार को तुष्ट कर दिया था और अब दहेज की बारी थी। 3 लाख पर जाकर बात खत्म हुई, साथ में बात का खर्च भी मौसा को ही उठाना था, मरता क्या न करता। वापसी में मौसा ने बताया कि उन्होंने पहले से सोच रखा था कि विनय के दहेज में मिले रुपये से प्रिया को दहेज देंगे। उनके हिसाब से लगभग 2 लाख तो विनय दा के दहेज से बच रहे थे, बाकी का इंतजाम करना था। और आज प्रिया दी की शादी का कार्ड मिला तो सारी घटनाएं फिल्म के रील की तरह दिमाग में तेजी से घूम गईं। एक ही शादी 2 बार, पहली बार शादी नहीं उसका रिहर्सल था। चूंकि जीजाजी के पापा को भी अपने सारे अरमान निकालने थे, इसलिए शादी में बहुत धूमधाम हुई। प्रिया दी को ससुराल की तरफ से एक से बढ़कर एक गहने और कपड़े मिले थे। लगता था कि सौभाग्य उनसे अतीत में हुई हर तकलीफ के लिए क्षमा प्रार्थी था। मौसा उसी के तो खुशी के मारे आंसू ही नहीं सूख रहे थे। एक दुखद शुरुआत का यह। विदा के समय प्रिया दी मुझसे लिपट कर बुरी तरह रो गई थी। जीजाजी ने भी अपनी बाहें बढ़ाकर मुझे दूसरी ओर से लिपटा लिया था। विदा कराने जीजाजी ने अपनी बाहें बढ़ाकर मुझे दूसरी ओर से लिपटा लिया था। विदा कराने आप ही आइएगा सोनू बाबू, आपके बिना इनकी विदाई नहीं होगी। जीजाजी की इस बात पर प्रिया दी ने नेह से भरकर उन्हें देखा। मैंने कार में दोनों को बिठाते हुए प्रिया से कहा, देखिएगा प्रिया दी, आप दोनों का संबंध लाखों से ज्यादा प्रगाढ़ होगा। एक इंसान से 2 बार शादी कहीं सुना क्या? वे दोनों मेरी बात पर मुस्कुराने लगे थे। उस दिन पहली बार मैं प्रिया दी के लिए खुशी में रोया था। बहुत धन्यवाद दोस्तों, मैंने जितना तय समय था उससे ज्यादा समय ले लिया।